गांव में दीपक अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। दीपक के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई थी। दीपक बेटा, कब तुम्हें कोई काम मिलेगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। हर दिन पड़ोसियों से मांग मांग कर खाना खाना पड़ रहा है। भिखारियों से जिंदगी हो गई है हमारी। तुम्हारे पिताजी हैं तो कम से कम 2 वक्त का खाने के लिए तो नहीं सोचना पड़ता था। काश तुम्हें कोई काम मिल जाता। मैं क्या करूं माँ, कोई मुझे काम पर रखना ही नहीं चाहता। मेरी ऐसी हालत देखकर कोई सेठ मुझे काम ही नहीं देता। मैं कुछ नहीं जानती बेटा, आज तू जा और किसी सेठ के हाथ पांव जोड़ काम मांग। मुझे बहुत शर्म आती है पड़ोसियों से खाना मांगते हुए। मेरी गरीबी के कारण कोई मुझसे बात भी नहीं करता माँ। लगता है अब हमें इस गरीबी के कारण भूखों मरना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम चिंता मत करो। माँ, काश मेरे पास कोई जमीन होती तो मैं उस पर खेती करके अपना गुजारा कर सकता। पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा माँ, तुम भगवान पर विश्वास रखो। भगवान ने हमें जीवन दिया है तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हमें इस तरह कष्ट में भगवान ज्यादा दिन तक नहीं रखेंगे माँ। मैं जाता हूँ काम की तलाश में। ऐसा कहकर दीपक काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में दीपक को उसके बचपन का दोस्त संजीव मिलता है। अरे यार दीपक, क्या हाल है, कैसे हो? अरे संजीव, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर में रह रहे थे ना? हाँ, कुछ समय के लिए गांव में रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम अकेले आए हो? नहीं दीपक, मैं पिताजी को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। चल यार मेरे साथ मेरे घर, माँ तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर संजीव दीपक के साथ उसके घर जाता है। माँ, माँ देखो, मैं किसे अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम कैसे हो बेटा? और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है? हाँ चाची, मैं ठीक हूँ, पिताजी भी अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ही हूँ बेटा, बस किसी तरह जिंदगी कट रही है। माँ, बातें करती रहोगी क्या? संजीव के लिए कुछ खाने को भी तो लाओ। खाना लाने की बात से बिमला परेशान हो जाती है कि घर में तो कुछ खाने को है नहीं और दीपक कुछ खाने के लिए लाने को कह रहा है। बिमला दीपक को इशारे से अपने पास बुलाती है और कहती है, दीपक बेटा, घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या खाने को लाकर दूं संजीव को? दीपक और बिमला को बात करते देख संजीव पूछता है, क्या बात है चाची, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। क्या बात है दीपक, चाची कुछ परेशान दिख रही है, सब ठीक है ना? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। दीपक, मैं तो तुम्हारा दोस्त भी हूँ और भाई जैसा भी। मुझसे अपनी सारी परेशानी बता सकते हो यार, बताओ ना। अब तुझे क्या बताऊं संजीव, घर की हालत बहुत खराब हो गई है। हम दानी दानी को मोहताज हो गए हैं। पिताजी थे तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर पिताजी के जाने के बाद तो मैं और माँ पड़ोसियों से मांग मांग कर खा रहे हैं। मुझ गरीब को फटे हाल में देखकर
कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं हर रोज काम की तलाश में घर से निकलता हूँ, पर हर रोज निराशा ही हाथ लगती है। दीपक, तुम अपना कोई काम क्यों नहीं करते? अपना कोई व्यापार करूंगा तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे संजीव? हाँ, अगर मेरे पास कोई जमीन होती तो मैं खेती करके अपना और अपनी माँ का गुजारा कर लेता। दीपक की बात सुनकर संजीव कहता है, अरे यार दीपक, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। पर तुम इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो संजीव? मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, मैं उसी को बेचने के लिए गांव से आया था। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उस जमीन पर खेती करें। पर तुम तो वह खेत बेचने आए थे, तो खेती कैसे होगी? तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोच लिया है कि अब उस जमीन को मैं नहीं बेचूंगा। हम दोनों मिलकर उस जमीन पर खेती करेंगे। जो भी आमदनी होगी उसे आधे आधे बांट लेंगे। पर अभी तो बरसात का मौसम आने वाला है। तुम चिंता मत करो, पिताजी ने कहा था हमारे खेत में पूरे साल हर मौसम में उपज होती है। इसलिए तो यहीं के सेठ ने हमसे हमारे खेत खरीदने के लिए कहा है। अच्छा, तब ठीक है, तुम यह बात चाचा जी को बता देना। हम दोनों कल से खेती करना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से दीपक और संजीव खेती करना शुरू कर देते हैं। वे अपने खेत में धान रोपते हैं। कुछ ही समय में उनके खेत में धान की कटाई का वक्त आ जाता है। देखा दीपक, कितनी अच्छी फसल हुई है। अब हम इन फसलों को काटकर बाजार में बेच आएंगे, जिससे हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो संजीव, उन पैसों से मैं राशन खरीदूंगा, घर का सामान खरीद कर लाऊंगा। माँ की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। चलो, फसलों की कटाई करके बाजार में बेच आते हैं। फिर दीपक और संजीव फसलों की कटाई करके बेच आते हैं और उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। उन्हें जो पैसे मिलते हैं उसे वे दोनों आधा आधा बांट लेती हैं। यार संजीव, तूने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुमने मेरी बुरी वक्त में मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मेरा और मेरी माँ का क्या हाल होता। धन्यवाद किस बात का दीपक, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। संजीव यार, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आज 2 वक्त का खाना पक पा रहा है। मेरी माँ को सुकून की जिंदगी मिली है। तो ये क्या कह रहा है दीपक? ये धन्यवाद मुझे मत दो। हम दोनों ने मेहनत करके फसल को उगाया है। चाची तो मेरी माँ के समान है यार। तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है चाची के लिए? हम दोनों दोस्त नहीं, भाई हैं। आज की बात मुझे ये धन्यवाद नहीं बोलना, ठीक है? संजीव और दीपक के खेती करने की बात सेठ मोहनदास को पता लग जाती है। अबे ओए श्याम, सुनने में आ रहा है कि संजीव जो जमीन मुझे बेचने आया था, उस जमीन पर वो खेती करने लग गया है। पता करो तो, क्या यह सच बात है? हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। संजीव उस जमीन पर अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर खेती कर रहा है। उन दोनों ने धान की अच्छी खेती की है। तू जा, किसी भी तरह संजीव को वह खेत बेचने के लिए राजी कर। ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन संजीव और दीपक
खेत में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार संजीव, बहुत दिन हो गए हैं हम लोगों ने साथ बैठकर खाना नहीं खाया है। तुम ऐसा करो, चाचा जी को लेकर रात को मेरे घर पर आओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ दीपक, तुमने ठीक कहा। चाची के हाथ का बना खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। पिताजी भी तुमसे मिलना चाहते थे, तो चलो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, आ जाना, चाचा को लेकर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी हो जाएगी। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। आ गया बेटा, काम कैसा चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है माँ, भगवान की कृपा है हम पर। जो भगवान ने मुझे संजीव से उस दिन मिलवा दिया। अगर संजीव हमारी मदद नहीं करता तो पता नहीं हमारा क्या होता। संजीव का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। संजीव हमारे लिए भगवान के समान है। आज के समय में कौन किसकी मदद करता है? संजीव ने हमारी मदद की, तभी तो हम आज भरपेट खाना खा रहे हैं। हाँ माँ, मैंने संजीव और चाचा जी को कल रात खाने पर बुलाया है। माँ तुम कुछ अच्छा बना दी ना। हाँ बेटा, तुमने ठीक किया। उन्हें खाने पर बुलाकर मैं भी संजीव के पिताजी से मिलना चाह रही थी। अगले दिन सेठ जी का नौकर श्याम संजीव के घर पर आता है। संजीव के पिताजी से मिलकर बातें करता है। अरे क्या हुआ, तुम मेरे घर पर कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? विश्वनाथ बाबू कैसे हैं? मेरा प्रणाम। सेठ जी ने मुझे आपके पास भेजा है। वो आपने अपनी जमीन सेठ जी को बेचने का कहा था, पर सेठ जी तो आपका इंतजार ही कर रहे हैं, आप आए ही नहीं। वो क्या है ना, मेरा बेटा संजीव अपने दोस्त दीपक के साथ उस जमीन पर खेती करने लग गया है। अब वो जमीन बेचना नहीं चाहता, पर सेठ जी तो उस जमीन की अच्छी कीमत देने को तैयार है। वो बात ऐसी है कि संजीव अपने दोस्त दीपक की मदद करना चाहता है। उस खेती से दीपक का घर चल रहा है, इसलिए मेरा बेटा संजीव वह जमीन नहीं बेचने देगा। ये क्या बात हुई? दूसरे के लिए आप अपना क्यों नुकसान कर रहे हैं? संजीव अपने दोस्त दीपक को अपना भाई मानता है, वह उसके लिए कुछ भी करेगा। विश्वनाथ बाबू, दीपक तो लालची है, वह आपके बेटे के भोलेपन का फायदा उठा रहा है। एक बार दिमाग से सोचिए। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। तभी संजीव घर आ जाता है तो विश्वनाथ संजीव से कहता है, संजीव, आज सेठ जी का नौकर श्याम आया था। तुमने जमीन बेचने के लिए सेठ जी से बात की थी, तो फिर जमीन बेच क्यों नहीं देते? पिताजी, मैं और दीपक उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और फसल भी अच्छी हो रही है, तो अब मैंने उस जमीन को बेचने का इरादा बदल दिया है। पर सेठ जी तो अच्छी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी, खेती से दीपक को मदद मिल रही है, उसका घर चल रहा है। पर संजीव,
तुम्हें तो शहर वापस जाना है, शादी करनी है, अपना घर बनाना है। इन सब खर्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो। वो सब तो ठीक है पिताजी, पर मैं जमीन बेच दूंगा तो दीपक बेचारा क्या करेगा? दीपक बहुत चालाक है बेटा, वह तुम्हारी जमीन हथिया लेगा। जमीन भी तुम्हारी है, तुम भी खेत में मेहनत करते हो और फसल बेचकर जो पैसे आते हैं उसे आधा आधा बांटते हो, तो नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। पिताजी की बात सुनकर संजीव सोच में पड़ जाता है। ज्यादा सोच विचार मत कर बेटा, तुम्हारी जगह अगर दीपक होता तो वह अपना फायदा ही देखता। ठीक है पिताजी, मैं सोचकर आपको जवाब देता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से सोच। मुझे विश्वास है कि तू सही फैसला लेगा। संजीव अपने कमरे में चला जाता है। वह सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। वह अपने पिताजी की कही बातों को सोचता रहता है। पिताजी ठीक कह रहे हैं, मुझे जमीन बेच देनी चाहिए। वैसे मैं तो शहर से गांव जमीन बेचने ही तो आया था। मुझे तो शहर वापस जाना है। पिताजी जमीन नहीं बेचने से दुखी हैं। मैं पिताजी को दुखी नहीं देखना चाहता। मैं कल ही दीपक को बता दूंगा कि मैं अब खेती नहीं करूंगा, अपनी जमीन बेच दूंगा। संजीव अपने पिता की बात को गहराई से सोचने लगता है। उसे भी लालच आ जाती है। संजीव सोचता है कि जब सेठ जी मुझे जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं वह जमीन अभी ही बेच दूं। अगले दिन सुबह संजीव खेत में जाता है। दीपक खेत में ही होता है। संजीव दीपक से कहता है, दीपक, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ संजीव, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? बोलो ना यार, क्या कहना है, क्या बात है? दीपक, मैं अब तुम्हारे साथ खेती नहीं करूंगा। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर मुझे खेत में काम करने से मना मत करो। नहीं दीपक, मैं यह खेत सेठ जी को बेचना चाहता हूँ। पिताजी की भी यही इच्छा है। मैं पिताजी की बात को नहीं टाल सकता। संजीव, तुम आज रात को मेरे घर खाने पर चाचा जी को लेकर आ ही रहे हो। मैं चाचा जी से बात करूंगा। मैं उन्हें खेत बेचने से मना करूंगा। वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। नहीं, मैं आज रात तुम्हारे घर नहीं आ रहा। पर संजीव, माँ ने तो रात के खाने की पूरी तैयारी कर ली है। दीपक, तुम कहीं और काम देख लो। मैं जा रहा हूँ सेठ जी के पास खेत की कीमत तय करने के लिए। संजीव, मुझे थोड़ा वक्त दो दोस्त, दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए। तुमने मेरी बुरे वक्त में मदद की है और थोड़ी दिन मेरी मदद कर दो। संजीव दीपक की बात नहीं सुनता है और घर की ओर चला जाता है। दीपक भी उदास होकर अपने घर आ जाता है। दीपक, तू आ गया बेटा। बता तो जरा, रात को मीठे में खीर बनाऊं या सेवइयां? संजीव को क्या खाना पसंद है? दीपक अपनी माँ के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कोई बात है क्या?
क्या परेशानी है तुझे? बोल ना बेटा। दीपक माँ को संजीव की कही सारी बात बता देता है। ये क्या हो गया बेटा? संजीव की मदद से हमारा घर चल रहा था। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। हमारे बुरे समय में संजीव ने हमारी मदद की, हमें भूखों मरने से बचाया। अब मेरी वजह से उसे नुकसान हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। सेठ जी संजीव को उसके जमीन की अच्छी कीमत दे रहे हैं और उसे शहर में अपना नया घर भी बनाना है। तो संजीव ठीक ही कर रहा है माँ, जमीन बेचकर। और हाँ माँ, संजीव ने कहा है कि वह आज रात हमारे घर खाने पर नहीं आएगा। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। दीपक सोने चला जाता है, पर चिंता से दीपक को नींद नहीं आ रही थी। वह घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। संजीव की मदद से 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो रहा था। अब मैं कहाँ काम ढूंढने जाऊं? दीपक ऐसा सोच ही रहा था, तभी सामने देखता है कि संजीव के घर से धुआं निकल रहा है। दीपक दौड़ता दौड़ता संजीव के घर के पास जाता है। घर में आग लगी हुई देखकर दीपक आवाज देकर गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों, जल्दी आओ, आग बुझाने में मेरी मदद करो। संजीव के घर में आग लग गई है। दीपक खिड़की से अंदर देखता है तो कमरे में विश्वनाथ बेहोश पड़े हुए थे। दीपक जल्दी से घर के अंदर जाता है और विश्वनाथ जी को आग से बचाते हुए बाहर लेकर आता है। तभी संजीव भी घर आ जाता है। वह दीपक को अपने पिताजी को आग से बचाते हुए देखता है। दीपक, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे पिताजी को आग से बचाया। मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। पैसों की लालच में सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। और एक तुम हो जो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे पिताजी को बचाया। मैंने तुम्हें खेतों में काम करने से मना किया, तुमसे तुम्हारा काम छीना। कैसी बात कर रहे हो संजीव? चाचा जी तो मेरे पिता समान हैं। फिर मैं कैसे उन्हें जलता देख सकता था? मैंने अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। बेटा दीपक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों की दोस्ती पर भरोसा नहीं किया। दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं आज जिंदा जलकर मर जाता अगर तुम अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने ना आती। दीपक, मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दे। तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं जमीन सेठ जी को नहीं बेचूंगा दीपक, बल्कि हम दोनों मिलकर उस जमीन पर हमेशा खेती करेंगे। और मैं शहर में नहीं बल्कि गांव में ही रहूंगा। तुम्हारे जैसे दोस्त को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव और दीपक खुशी खुशी रहने लगते हैं।